वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, पावर यानी सामर्थ्य क्या होती है, एंड एनर्जी और ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो जैसे आपने एक बॉडी देखी, मान लीजिए एक बॉडी, आपने उस पर फोर्स लगाया, ये बॉडी थी, आपने इसे फोर्स लगाया तो वो बॉडी डिस्प्लेस होगी, अपनी जगह से दूर रहेगी। ठीक है, so whenever we apply force on a body and body gets some displacement, then we can say we have performed the work। यानी जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो और बल लगाने के उपरांत वो वस्तु कुछ दूरी में स्थापित हो जाती है बल की दिशा में, तो उसे आप बोलेंगे आपने कार्य किया। ठीक है, फिर पावर क्या होती है, सामर्थ्य क्या होती है। तो जैसे कोई मशीन है या कोई एजेंट है, जब वो कार्य कर रहा होगा तो कार्य करने की जो दर होगी उसे हम लोग बोलते हैं पावर यानी सामर्थ्य। यानी पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, यानी आप किस रेट से वर्क को परफॉर्म कर रहे हो उसको बोलेंगे पावर। अब आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी क्या होती है, तो हम वर्क क्यों कर पा रहे हैं, तो वर्क करने की जो कैपेसिटी हमारे अंदर है वो डिसाइड होती है एनर्जी। यानी एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा। ठीक है, तो वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया whenever we apply a force on a body and it gets some displacement then we can say we have performed the work। पावर क्या हो गया, the rate of doing work is known as power। एनर्जी क्या हो गया, the capacity of doing work is known as energy। यानी जब आप किसी वस्तु पर बल लगाओगे, बल लगाने के उपरांत वो बल की दिशा में विस्थापित होगी तो आप बोलोगे आपने कार्य किया है, और कार्य करने की जो दर होगी उसे आप बोलेंगे पावर यानी सामर्थ्य। उसके बाद ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की जो क्षमता हमारे अंदर है या कार्य करने की क्षमता किसी मशीन के अंदर है तो उसे उसकी ऊर्जा बोलते हैं। तो होप आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं वर्क को हम लोग डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो जब हम लोग वर्क की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दो चीजें बोल रहे हैं, एक फोर्स और एक फोर्स की वजह से फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसीलिए वर्क को जब भी हमको कैलकुलेट करना होगा, हमें कार्य को जो है फाइंड आउट करना होगा कि कितना कार्य आपने किया है, तो हम देखेंगे बल कितना लगाया और उस बल की वजह से बल की दिशा में कितना वो वस्तु स्थापित हुई है, तो हम इस तरह के कार्य करेंगे। तो चलिए वर्क देखते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई होगी। अब इसके फॉर्मूले पे आते हैं। तो देखिए जरा, जैसे ये कोई वस्तु है, इस पे आपने बल लगाया, बल लगाने के कारण वो विस्थापित होगी ऐसे डी डिस्टेंस। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, याद रखिएगा, ये हमेशा लिया जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे विस्थापन। लेकिन याद ये रखेंगे कि जो विस्थापन हमें लेना है वो हमेशा बल की दिशा में लिया जाएगा। मान लीजिए बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा है, बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा है, तो जब हम आपसे बोलेंगे बल की दिशा में कितना विस्थापन हुआ तो आप उसका घटक कर लोगे, आप उसका कंपोनेंट कर लोगे। तो थीटा एंगल में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हो जाएगा d cos थीटा। उस केस में वर्क हो जाएगा F × d × cos थीटा, और थीटा क्या होगा, बल तथा विस्थापन के बीच का। अब आप देखो जरा, ये तो डॉट प्रोडक्ट की तरीके लिखा है, यानी अगर आप वर्क को वेक्टर की तरीके लिखो तो हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में कॉस वाला फंक्शन आता था। तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देख सकते हैं आप।
और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के जितने भी आंसर आते थे वो स्केलर आते थे, अदिश आते थे, इसीलिए जो कार्य होता है वो एक अदिश राशि है और इसका मात्रक है जूल। ऐसे एक मात्रक और होता है सीजीएस में अर्ग बोलते हैं उसको, और 1 जूल इक्वल टू होता है 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो ये था वर्क। अब हम लोग चलते हैं वर्क के टाइप्स देखेंगे कि कब जो है वर्क कितने टाइप का हो सकता है। तो उसमें ये 3 चीजें आ रही, इन तीनों से हम लोग जो है कंक्लूजन बताएंगे कि वर्क कैसा कैसा हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्क का फॉर्मूला आपको आ गया, वर्क की डेफिनेशन आ गई, वर्क किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ये भी बात समझ आ गई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्क या नेचर ऑफ वर्क डन। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। चलिए जो हम लोग ने पढ़ा है उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपको उसमें ये समझना है कि वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे देखिए एक वॉल है, इस वॉल को वो फोर्स लगा के पुश कर रहा है। ठीक है, बताइए इस केस में वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन का हमने फॉर्मूला लगाया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस। हम जानते हैं कि ये जो वॉल है वो डिस्प्लेस नहीं हुई, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा? ओके स्टूडेंट्स, तो देख सकते हैं आप, आपने भले फोर्स लगाया लेकिन चीजों में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन भी जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड केस ये है कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक ऑब्जेक्ट को लेकर के ऐसे आगे बढ़ रहा है, इधर जा रहा है। इस केस में आपसे पूछा गया जरा वर्क डन बताइए। तो जब कोई चीज किसी चीज को आप लिफ्ट कर रहे होते हो, उठाए हुए होते हो, तो आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो, फोर्स लगाओ और डिस्प्लेस हो रही है आगे, बताइए बीच का एंगल कितना हो गया? 90। अब अगर हम आपसे पूछे वर्क डन कितना होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 90 आप रखोगे, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। यानी इस केस में भी ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर आपने 0 वर्क किया है, आपने कोई वर्क नहीं किया। ओके सर, चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आप कोई चीज को किसी टेबल पे रख के स्लाइड करा रहे हो इस तरफ, तो जो फ्रिक्शन लगता है वो इस तरफ लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शन है इसने कैसा वर्क डन किया होगा? तो देखिए इधर हो रहा है फ्रिक्शन और इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। बताइए एंगल तो 90 से ज्यादा हो गया, और 90 से ज्यादा हो गया अगर एंगल, तो बताइए वर्क डन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 से ज्यादा हो गया, तो वर्क डन इस केस में क्या आएगा? नेगेटिव। यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी नेगेटिव, यानी घर्षण बल द्वारा कृत कार्य हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा गया, तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो देखिए एंगल 90 से कम हो गया, और 90 से कम एंगल के लिए वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। यानी वर्क डन इन दिस केस ड्यू टू ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव, यानी इस केस में जो ग्रेविटी ने वर्क किया वो पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं वर्क नेगेटिव भी आ रहा है, वर्क पॉजिटिव भी आ रहा है, वर्क जीरो भी आ रहा है। तो वर्क तीनों टाइप का हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 से कम है। नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है। जीरो कब होगा? जब बीच का एंगल 90 है या एफ बी में कोई एक जीरो हो जा रहा है, तो वर्क डन भी जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अभी जो हम लोग ने पढ़ा है वो पढ़ा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, यानी अगर फोर्स नहीं बदल रहा है तो आपने कितना वर्क किया। जब कभी फोर्स बदल रहा होगा, यानी फोर्स जो है वो वेरिएबल होगा, या तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तब हम लोग कैसे वर्क निकालेंगे अब वो हमको सीखना है।
कि जैसे जैसे वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है वैसे वैसे फोर्स बदलता है, उस केस में आप वर्क डन कैसे निकालोगे? ओके स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल ले ले रहे हैं स्प्रिंग का। जैसे ये स्प्रिंग है, इससे आपने एक ब्लॉक को अटैच किया, तो जैसे जैसे आप इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कराओगे स्प्रिंग जो है वो खींचेगी, स्ट्रेच होगी, और जो स्प्रिंग में फोर्स जनरेट होता है वो होता था kx। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे वो डिस्प्लेस होगा फोर्स बदलता जाएगा, यानी यहाँ पे जो अपोजिंग फोर्स है जिसके अगेंस्ट आप वर्क करके इसको जो है इधर की तरफ डिस्प्लेस करा रहे हो, वो फोर्स बदल रहा हो, वो फोर्स बदल रहा है, तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते डायरेक्ट कि हम लोग डायरेक्ट लगा दें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।